नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, S&P, मूडी ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा विभिन्न देशों की इकोनॉमीज को रेटिंग दी जाती है वेरियस इकोनॉमिक पैरामीटर्स को देखते हुए। मतलब जिस देश की इकोनॉमी के पैरामीटर्स इंडिकेटर्स अच्छे हैं तो उस देश की इकोनॉमी को अच्छी क्रेडिट रेटिंग दी जाएगी और वाइस वर्सा। हाल ही में क्या हुआ, मूडी ने इंडिया की इकोनॉमी की जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं उनको डिक्रीज कर दिया है। मतलब अब इंडिया के इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इससे पहले देखो, दूसरी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी S&P, वो ऑलरेडी इंडिया की इकोनॉमी की क्रेडिट रेटिंग्स को डिक्रीज कर चुकी है। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो इसको तो पहले से प्रेडिक्ट किया ही जा रहा था क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफ़ी कम हुई है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। फिस्कल डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा अब बढ़ सकता है। क्यों? इसके पीछे देखो काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक तो गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट को डिक्रीज करने का फैसला लिया। इससे सीधा 1,45,000 करोड़ का कम रेवेन्यू सरकार को प्राप्त होगा। दूसरा, जितना बजट में एस्टिमेट किया गया है कि हमें इतना टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होगा, उस एस्टिमेशन के हिसाब से सरकार को टैक्स रेवेन्यू नहीं प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा देखो, गवर्नमेंट का प्लान अभी ये है कि इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करे, गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करे ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देश में ज़्यादा हों और इकोनॉमी फिर से पटरी पर आ जाए। तो गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करती है तो भी देखो फिस्कल डेफिसिट जो है वो तो बढ़ेगा ही। वैसे तो गवर्नमेंट ने RBI से 1,76,000 करोड़ रुपए ले लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद फिस्कल डेफिसिट जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर 3.7% ऑफ GDP रह सकता है। मूडी ने ऐसा प्रोजेक्ट किया है। मूडी मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। देखो, ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है ना, ये फिस्कल डेफिसिट अगर एक्सपेंड होता है, टारगेट को ब्रीच होता है, इस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा संजीदा होती हैं। तो अभी इंडिया का फिस्कल डेफिसिट टारगेट से ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये एक मेजर रीज़न रहा जिसकी वजह से मूडी ने हमारी क्रेडिट रेटिंग को डिक्रीज किया है। लेकिन अच्छी बात एक ये है कि हम दूसरे देशों से या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बोरो नहीं कर रहे हैं, उधारी नहीं ले रहे हैं। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा उसको फाइनेंस किया जाएगा डोमेस्टिक बोरोइंग की सहायता से ही, यानी घरेलू मार्केट से सरकार उधारी लेगी और उसी से फिस्कल डेफिसिट जो बढ़ेगा उसको फाइनेंस किया जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। वैसे देखो, पॉजिटिव फैक्टर्स इसके अलावा भी काफ़ी हैं। जैसे गवर्नमेंट ने जो स्पेंडिंग की है, या फिर यूं कहो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं, अब उनका फ़र्क धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होगा। जो फेस्टिव सीजन था दिवाली के आसपास, जो काफ़ी सारे त्यौहार है हमारे देश में, इस फेस्टिवल सीजन में सेल्स जो है विभिन्न प्रोडक्ट्स की बड़ी है, खास करके ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे फिर से पटरी पर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं कि डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा दिया गया या फिर ऑफर काफ़ी ज़्यादा दिए गए, इसी वजह से सेल में कुछ डिफरेंस दिखा। अदरवाइज इकोनॉमी फिर से पटरी पर आ रही है, इसका कोई एक बड़ा साइन नहीं दिख रहा है। लेकिन देखो, ये बोलना कि गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं उनका बिल्कुल असर नहीं हो रहा है, ये भी गलत होगा। क्योंकि RBI ने हाल ही में रिपोर्ट किया कि बैंकों का जो क्रेडिट है वो इंक्रीज हुआ है, यानी बैंक अब ज़्यादा लोन दे रहे हैं। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए हैं, इंक्लूडिंग कल का स्टेप जो हमने डिस्कस किया था, रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इस्टेब्लिश किया गया है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट को डिक्रीज करना हो, इन सभी स्टेप्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए, तब जाके इकोनॉमी धीरे धीरे पटरी पर आना स्टार्ट होगी। और एक ऑप्शन गवर्नमेंट के पास ये भी हो सकता है, फिस्कल डेफिसिट जो बढ़ेगा इस साल उसको कम करने का या फिर उसको फाइनेंस करने का डिसइन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस और ज़्यादा अच्छे से खंगाले जाएं। वैसे गवर्नमेंट ने टारगेट ये रखा है कि इस साल 1,05,000 करोड़ रुपए हम प्राप्त करेंगे, जो सरकारी PSU है उनमें हिस्सेदारी को कम करके या फिर हिस्सेदारी को पूरी तरह से ख़त्म करके। शायद डिसइन्वेस्टमेंट के ऑप्शन को और अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता है फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए।
तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल मीडिया में पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब से इलेक्शंस कंडक्ट होने स्टार्ट हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट तो तब से होती आई है। जब न्यूज़पेपर्स थे तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़े स्केल पे होती थी। ऐसा नहीं है कि आजकल होना बंद हो गई, आज भी न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट काफ़ी ज़्यादा की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। उसके बाद न्यूज़ चैनल्स आए तो न्यूज़ चैनल्स पर भी काफ़ी फोकस किया गया पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए, अपने आप को प्रमोट करवाने के लिए। और आज के समय में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा अपने आप को प्रमोट करने के लिए। तो क्वेश्चन ये उठता है, सोशल मीडिया पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा एडवर्टाइजमेंट की जाती है वो कैसे अलग है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट से? अलग देखो इस प्रकार से है, फेसबुक पर माइक्रो टारगेटिंग की जा सकती है। जैसे जब आप एडवर्टाइजमेंट लगाते हो, मतलब आप चाहते हो कि इस पोस्ट को प्रमोट किया जाए इतने रुपए में, तो फेसबुक काफ़ी सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि किस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो। आप इंडिया में टारगेट करना चाहते हो ऑडियंस को, इंडिया के किसी राज्य में, राज्य के इस कस्बे में, और कौन से वर्ग को आप टारगेट करना चाहते हो। वैसे देखो, फेसबुक ऐसा कोई ऑप्शन तो सीधा सीधा नहीं प्रोवाइड करता है कि ये पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट इस कास्ट के लोगों को दिखेगी, लेकिन वहाँ पर जो ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप किसी कास्ट का नाम लिख दोगे तो जैसे गूगल कीवर्ड्स को सर्च करता है, फेसबुक भी उस कास्ट से संबंधित लोगों को ज़्यादा शो करेगा वो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट। समझ गए? तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि माइक्रो टारगेटिंग अब इतनी ज़्यादा पॉसिबल है कि पर्टिकुलर कास्ट के लोगों तक कोई एडवर्टाइजमेंट पहुंचाई जा सकती है। तो ये तो देखो एक प्रकार से मैनिपुलेशन ज़्यादा हो गया, ऐसा राइटर बोलते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी जाती थी, जनरल एडवर्टाइजमेंट होती थी, कोई देखना चाहता है देख ले, ना देखना चाहता है ना देखे, और बहुत ज़्यादा उनका एक लेवल के बाद असर होता नहीं था। लेकिन डिजिटल मीडिया पर आज के समय में जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे होती है और इन्फ्लुएंस कर सकती है वोटर्स को बड़े स्केल पर। और राइटर ये भी कहते हैं कि आमतौर पर देखो इस प्रकार की पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स में झूठ होते हैं और इससे वोटर के मन में भ्रम फैलता है। वैसे देखो, हमारा जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है उसमें भी बोला गया है कि आप धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, लेकिन सीधा सीधा धर्म के नाम पर या फिर कास्ट के नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन सिर्फ आप पर्टिकुलर धर्म के लोगों को कुछ शो करोगे एडवर्टाइजमेंट करके, तो ये कहीं ना कहीं पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अगेंस्ट चला जाता है। दूसरा देखो, इलेक्शन कमीशन का एक रूल ये है कि चुनाव प्रचार खत्म हो जाना चाहिए वोटिंग खत्म होने से 48 आवर्स पहले, लेकिन सोशल मीडिया पर तो आखिरी मोमेंट तक प्रचार चलता रहता है। तो इलेक्शन कमीशन के रूल का वायलेशन होता है सोशल मीडिया पर। और नेक्स्ट पॉइंट ये भी दिया जाता है, देखो पता नहीं लगता कितने रुपए की एडवर्टाइजमेंट करवाई बीजेपी ने, कांग्रेस ने या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर। तो ये भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट पर रोक लग जानी चाहिए। लेकिन देखो इसका दूसरा पक्ष भी है। इस प्रकार से पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हो जाएगा। जैसे यूएसए में कोई भी ब्रॉडकास्टर है वो किसी कैंडिडेट की एडवर्टाइजमेंट इसलिए पब्लिश करने से मना नहीं कर सकता, ये कहते हुए कि इसमें झूठ है। झूठ का फैसला ब्रॉडकास्टर के द्वारा नहीं किया जाएगा। लोगों को अधिकार है किसी कैंडिडेट से सुनने का। कैंडिडेट जो बोलना चाहता है ये उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है, ब्रॉडकास्टर उसे पब्लिश करने से मना नहीं कर सकते। तो इंडिया में भी अगर पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगाया जाता है तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन होगा। दूसरा पॉइंट, देखो न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स में जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा करवाई जाती है उसमें भी तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कितना पैसा दिया जा रहा है, कितना नहीं दिया जा रहा है। अंडर हैंड डीलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सिर्फ सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है, ट्रांसपेरेंसी तो वहाँ पर भी नहीं है। तीसरा, देखो सोशल मीडिया पर अगर पॉलिटिकल चर्चा होती है तो इससे हमारी डेमोक्रेसी बल्कि और ज़्यादा मजबूत होती है। उनको पता लगता है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी कैसा परफॉर्म कर रही है। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत झूठ हो, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से उस झूठ को काउंटर कर सकती है हमेशा। लेकिन बड़े स्केल पे हमारे देश के जो मतदाता हैं पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा जागरूक हुए हैं सोशल मीडिया की वजह से।
तो लास्ट में देखो एक सजेशन दिया जाता है, बीच का रास्ता सुझाया जाता है कि या तो सरकार ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे इलेक्शन कमीशन की सजेशंस के अकॉर्डिंग कि अगर कुछ गलत होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट के मामले में उसे रोका जा सके, या फिर देखो इलेक्शन कमीशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और बेहतर ढंग से एंगेज करे ताकि पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। ये सारी कंट्रोवर्सी देखो तब पैदा हुई थी जब ट्विटर ने यह कह दिया था कि हम आगे से पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट नहीं होने देंगे अपने प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो अपने मत का प्रयोग अपने विवेक से नहीं कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फेसबुक ने कहा नहीं, हम तो करते रहेंगे क्योंकि ये लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है, हम पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।